कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो आपके ना एक ब्लूम्स जी थे, उन्होंने क्या किया, टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है उनको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई मतलब उनको बांट दिया। उन्होंने बताया कि जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग का जो उद्देश्य है, वो 3 लेवल्स पे काम करते हैं। 3 क्लासिफिकेशन उन्होंने दिए। उन्होंने एक क्लासिफिकेशन आपका दिया कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा क्लासिफिकेशन दिया अफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड वन क्लासिफिकेशन क्या है, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड है, अफेक्टिव डोमेन किससे, और साइकोमोटर डोमेन किससे। देखो कॉग्निटिव डोमेन आपका रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल लेवल से, ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके बुद्धि वाले कामों से, जिसमें भी आप माइंड यूज करते हो ना, जो कोई भी लर्निंग आपके माइंड के थ्रू हो रही है, आप अपनी लर्निंग, आप अपना ब्रेन का यूज कर रहे हो लर्निंग करने के लिए, वहां पे आपका होगा कॉग्निटिव लेवल। और जो लर्निंग आप कर रहे हो आपके इमोशंस के बेस पे, आपकी फीलिंग्स के बेस पे, वो होगा आपका अफेक्टिव डोमेन। एंड जो लर्निंग आप कर रहे हो अपने स्किल्स के लिए, ठीक है, आपने कोई स्किल्स के अंदर एक्यूरेसी आपने गेन की, आप किसी स्किल के अंदर माहिर हो रहे हो, है ना, किसी स्किल के अंदर आपने बड़े अच्छे लेवल पे अचीव अचीव किया आपने, तो वो होगा आपका साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। ये आप प्रीवियस वीडियो देखना एक बार सभी पहले कॉग्निटिव डोमेन की, अगर मैं वो दोबारा करवाऊँ तो थोड़ा टाइम हमारा ज्यादा लग जाएगा। तो टॉपिक को शुरू करते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फटाफट चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मेरे को ये बताओ कि रोबोट रोबोट होते हैं और ह्यूमन बींग, रोबोट और ह्यूमन बींग के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोबोट एंड ह्यूमन बींग, क्या डिफरेंस है। ओके, हाँ जी इमोशनल और, हाँ जी इमोशन, कौशल जी बिल्कुल, इमोशनल, ठीक है। रोबोट इज लाइक अ मशीन, ओके अनिका जी। स्पिरिचुअलिटी, ओके इमोशन। Human as intellectual power of discrimination, computer doesn't, okay. No thoughts, okay. Okay, okay. Battery operated, no feelings, okay. देखो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैंने पूछ लिया। चलो पहले ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। कोग्निटिव थिंकिंग, नो सोशल, ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, रोबोट मेड बाय मैन, ओके। रोबोट भी इंसान की देन है सही है बिल्कुल। भाई देखो क्या है, ये हो सकता है कि रोबोट के अंदर ना शायद ब्रेन ह्यूमन से ज्यादा, उसकी जो मशीन है वो ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम करते हैं रोबोट, है ना। अपने रोबोट मूवी भी देखी होगी, कैसे वो सारे काम कर लेते हैं, है ना, उड़ के चला जाता है, तैर लेते हैं, आग के अंदर चला जाता है। तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज, ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि वो ह्यूमन बींग से भी अच्छा काम करे। लेकिन जो कमी होगी रोबोट के अंदर वो क्या, रोबोट मूवी के अंदर तो उसके अंदर फीलिंग्स आ गई थी, है ना। किस किस को याद है कि रोबोट मूवी में जो साउथ के जो एक्टर्स थे उसके अंदर फीलिंग्स आ गई थी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेके, है ना, है ना। हाँ हाँ, उसमें चिट्टी। हाँ हाँ बिल्कुल चिट्टी, हाँ हाँ। फिर बड़ा पंगा हो गया था चिट्टी को ऐश्वर्या राय के लिए, कुछ फीलिंग्स क्रिएट हो गई थी, है ना। रोबोट की अगर फीलिंग क्रिएट हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन चलो वो मूवी का कंसेप्ट था। तो ह्यूमन बींग के अंदर क्या होते हैं, इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, इमोशंस पे काम करते हैं, तभी तो ह्यूमन और रोबोट के बीच में डिफरेंस है, तभी तो कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस है कि बेसिक लेवल कहाँ पे उनके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है। अब सपोज करो कि आप में से किसी के इमोशंस को निकाल दिया जाए, इमोशंस मतलब इमोशनल फीलिंग्स को लेके नहीं, इमोशन मतलब हर टाइप के इमोशंस को, मतलब लाइक आप किसी के साथ कोऑपरेट ना करें, ठीक है, आप किसी के साथ डिसिप्लिन में ना रहे, आपके अंदर मोरल वैल्यू ना रहे, आपको किसी को देख के दया की भावना ना आए, किसी को देख के गुस्सा ना आए, जितने भी टाइप ऑफ इमोशंस अगर आपके अंदर से निकाल दिया जाए तो आप एक रोबोट की तरह हो जाओगे, है ना, रोबोट की तरह काम करोगे। तो ये होगा कि भाई हम ह्यूमन बींग ना अपने इमोशनल लेवल पे भी टीच करते हैं, अपने इमोशनल लेवल पे भी क्या करते हैं, काम करते हैं। यही चीज किसने देखी, ब्लूम्स जी ने देखी कि हम अपने बुद्धि लेवल पे तो काम करते ही करते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो काम करते हैं, साथ में हम अपने इमोशंस पे भी काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, मेरे को जवाब देना। मेरे को ये बताओ आप, आ, किसी स्किल के बिना, किसी भी स्किल्स के बिना, स्किल्स मतलब किसी भी तरीके की योग्यता आपके अंदर हो, किसी भी तरीका कौशल आपके अंदर हो, उसके बिना क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है, क्या हमारा जीवन पॉसिबल है, नहीं, नो, नो, है ना।
देखो यहाँ पे बेसिकली लोग स्किल्स से क्या लेते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग से लेते हैं, है ना, कि भाई हमने किसी चीज के अंदर स्पेसिफिक ट्रेनिंग ले ली। नहीं नहीं, स्किल्स हमारी बेसिक नीड भी है। अगर हमें खाना खाना, अपने हाथों से तोड़ना और उसको खाना, ये भी स्किल है ना। खाना बनाना भी एक स्किल है, ठीक है। और अपने रेगुलर रूटीन करना भी क्या है, एक स्किल है। अगर हम ये सब कुछ करेंगे ही नहीं, अगर हमें किसी ने बताया ही नहीं होता, अगर मान लो आज जब हम अपने पहले की बात करते हैं, जब आदिवासी युग जो भी था हमारा, आदिवासी लोग रहते थे, उनके अंदर भी वो कुछ ना कुछ तो करते थे ना अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। वो कुछ ना कुछ काम करते थे। अगर ह्यूमन बींग कुछ काम ही नहीं करेगा, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के तुरंत बाद अपने हाथ पैर को मारना नहीं सीखेगा, चलना नहीं सीखेगा, खाना नहीं सीखेगा, तो उसकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना। कुछ एक भी सब पॉसिबल के नहीं। लायक हो जाएगा, एक डेड बॉडी के लायक हो जाएगा, जैसे कोमा में चले जाते हैं जैसे, वैसे ही हो हाँ जी जाएगा। सुनिए, हाँ जी, बिल्कुल 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 फर्स्ट क्लास। ये ऐसे ही होता है। तो ह्यूमन बीइंग किस पे भी काम करता है, अपनी स्किल्स पे भी काम। ये तो स्किल्स होगी बेसिक रेगुलर लाइफ के अंदर, जो हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने मतलब स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने एनवायरमेंट से सीख लेते हैं, है ना। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो चीजें सीखता जाएगा। एक स्किल्स होती है जिसके लिए आप स्पेशल ट्रेनिंग लेते हो, है ना। अब एक बात बताओ, लोग ना बाइक डेकोरेशन का काम करते हैं, जैसे कुछ भी चीजें ठीक करने का, रिपेयरिंग का काम करते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के जो मैकेनिकल होते हैं, है ना। तो वो तो एक स्पेशल, वो जन्म से ही थोड़ा ना सीख के आते हैं, पैदा होते हैं, उनको थोड़ा ना पता होता है कि भाई मेरे को ये चीज ऐसे ठीक करनी है, ऐसे करना है। नहीं ना, वो तो सीखते हैं, एक टाइप स्किल होता है ये। तो ब्लूम्स जी ने ये देखा कि हम अपने साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है अपनी स्किल्स। स्किल्स पे भी हम टीचिंग करते हैं, स्किल्स के दौरान भी हम सीखते हैं। तो एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके कोग्निटिव डोमेन पे भी काम करे, आपके अफेक्टिव इमोशंस पे भी काम करे, और आपकी किस पे भी काम करे, साइकोमोटर डोमेन पे भी। अब सपोज करो, अगर मान लो, अगर आपको कोई ये सिखाएगा ही नहीं, ये बताएगा ही नहीं कि इस चीज पे आपको किसी को सॉरी बोलना है, इस चीज पे आपको किसी को अप्रिशिएट करना है, या इस तरीके से आपको कोऑपरेशन में चलना है, या ये डिसिप्लिन होता है, ये मोरल वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर कोई आपको ये सब समझाएगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा। हमें पहले कोई बताते हैं तभी तो हमारे अंदर ये चीजें आती है। तो इसी वो क्या हो रहा है, जो वो चीजें सीख रहे हो ना, वो भी टीचिंग, वो ही पार्ट है किसका, टीचिंग का, है ना। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है वो, जो आप गेन करने की कोशिश कर रहे हो। समझ आ रही है आपको बात। तो इस तरीके से हम अपने इमोशन कोगोनेट सॉरी अफेक्टिव डोमेन पे काम करते हैं। आई आपको बात समझ। ऐसे ही हम साइकोमोटर डोमेन पे काम करते हैं। साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है, आपकी स्किल पे काम करना। आप पहले तो जब पहले वही बात है, हम अपनी बेसिक स्किल्स पे काम करते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता कि मैंने कब पेन चलाना सीख लिया, है ना, कब मैंने चलना सीख लिया, कब मैंने बोलना सीख लिया। कई बार कुछ चीजें हम ना चाहते भी अपने आप ही सीख लेते हैं, है ना। देखते देखते हमें अपने घर वाले दिखते हैं और हम अपने आप सीख जाते हैं, कोई सिखाने की जरूरत नहीं होती। जैसे लड़कों में बहुत ज्यादा होते हैं, लड़कों के अंदर क्या होता है कि वो साइकिल चलाना, कार चलाना, बाइक चलाना बिना सिखाए ही सीख जाते हैं। वो एक दो बार करते हैं प्रैक्टिस और देखते हैं कि भाई उनको तो आ गई। और यही चीज अगर मेरे को सीखनी पड़े तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही होता है ना। इस तरीके से हम अपने साइकोमोटर, अफेक्टिव और कोग्निटिव डोमेन पे काम करते हैं। ये थोड़ा सा आपका बेस था कि इस बेस को बना के चलो। अब क्या किया उन्होंने, ब्लूम्स जी ने, कि जो आपके डोमेन्स थे ना, उन डोमेन्स के ना जैसे अब कोग्निटिव डोमेन था, इसके एक स्टेप बना दिए कि आप एक स्टेप वाइज एक सीरीज को फॉलो करते हो, तब जाके आप कोई चीज सीख पाते हो। ऐसे ही अफेक्टिव डोमेन के ना एक स्टेप बना दिए, एक सीरीज बना दिए कि पहले आप इस लेवल पे काम करोगे, फिर आपके अंदर ये लेवल आएगा, फिर ये लेवल आएगा, एंड देन नेक्स्ट लेवल आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। ऐसे ही साइकोमोटर डोमेन के अंदर होता है कि उसके अंदर भी किस चीज पे काम किया जाता है, आपके एक लेवल के अकॉर्डिंग किया जाता है। जब आप उन लेवल्स को फॉलो करोगे तभी आप किसी भी स्किल के अंदर क्या हो पाओगे, परफेक्ट हो पाओगे। और फिर ये हम अभी टॉपिक के अंदर करेंगे। आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या होता है स्किल, क्या डोमेन, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या थे। जी मैम। हाँ जी। कोई मैसेज कर दे, आप बस बोलने की आपको जरूरत नहीं है, आप टेक्स्ट करते एक बार फटाफट। हाँ जी, तो फिर हम आगे बढ़े हैं। अब पीपीटी शो करूंगा आपको, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूं, बताओ अभी। आज ना हमें ये डोमेन वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। हमें बस कल से ज्यादा दिन नहीं लगाना इस चैप्टर पे। हाँ जी उषा जी, ठीक है। निशा जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चल हाँ जी, रितु जी बोलना।
मैम जो एक तो इंटरनल हमारी स्किल्स होती है जिस पे हम स्पेशली वर्क करते हैं, ये तो आपने जो बताया रेगुलर बेसिस के वर्क हो गए। हाँ जी। और जो इंटरनल जो हमारा कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती है उसमें भी तो फिर वो मतलब हैप्पीनेस वगैरह होती है, वो उसको क्या कहेंगे तो? उस पे भी हम अपना काम करते हैं रितु जी। देखो, अगर आपको कोई ये बताएगा ही नहीं कि आपको यहाँ हंसना है, आपको कोई ये बताएगा ही नहीं कि हंसी नाम की भी कोई चीज होती है ना। लेकिन वो भी आपके एक स्टेप है, उसके अंदर भी आप स्टेप, ये हम एनालाइज नहीं करते खुद, हमें पता, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं। हम नेचुरल इमोशंस एक ऐसी चीज है जो हम नेचुरली सीखते जाते हैं। अगर कोई हमें स्पेशल कोई बताता नहीं है कि अब मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, मैं आपको हंसना सिखा रहा हूँ, रोना सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं खाना, मतलब कोई इमोशन के डायरेक्ट आपको इन्फॉर्म करके नहीं बताता कि अब आप ये इमोशन सीख रहे हो। ये हम नेचुरल क्या करते हैं, सीखते क्रिएटिविटी जाते हैं। हमारे अंदर से नेचुरली आती है उसमें। जो आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो ना, वो आपकी एक तो चली जाएगी आपकी कोग्निटिव डोमेन में। इमोशनल लेवल पे क्रिएटिविटी से क्या मतलब हो सकता है? आप इमोशनल लेवल पे क्या क्रिएटिविटी करोगे? मेरे को बताना कोई एग्जांपल देके। हम क्रिएटिविटी इमोशनल अपनी जैसे स्किल्स में। हाँ जी। जो हमारे एनवायरनमेंट के आसपास हम जो एनवायरनमेंट से सीखेंगे हम्म। वही होगा, जिससे मतलब सिचुएशन देख के उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना। हाँ जी, मैं बताती हूँ, देखो। हाँ जी। इमोशनल में एक और भी हो सकता है, जब कोई हमारे पास रो रहा होता है, उनको हम कुछ भी ऐसा करते हैं कि उसको हंसा देते हैं, वो भी एक स्किल होता है कि इमोशनल को चेंजेस करने में। हाँ जी। हाँ जी, सुने। हाँ जी, एक मिनट आप मेरी बात सुने, आप सब एक बार अपना माइक ऑफ करें। देखो, देखो मैं आपको बताती हूँ, हर पर्सन ना अलग अलग होता है ना। हर किसी का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है ना। और आपने देखा होगा ना, कई लोग तो ना, अब हम स्पेशली, हम सब यहाँ पे मैक्सिमम सारे ही ऐसे होंगे जो गाय माता है उसको अपनी माता का दर्जा देते हैं, उसके अंदर हम सभी देवताओं का निवास मानते हैं। लेकिन दूसरी ही जगह गाय को मारा जाता है, उसके मांस का यूज किया जाता है ना, और उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। एक पर्सन ऐसा होगा जो चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव होगा। लाइक मेरे साथ क्या है, अगर मैं मार्केट जाती हूँ और मार्केट जाते टाइम मेरे को कोई भी दुकानदार खाली दिख जाता है ना, कि वो खाली बैठा, उसके पास कोई ग्राहक नहीं है, तो मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं देखती हूँ कि यार ये भी अपनी फैमिली के लिए कमाने के लिए बैठे हैं और इनके पास देखो काम नहीं है। ये क्या बोल के जाएंगे घर, क्या बोलेंगे आज हमने कुछ नहीं कमाया। जो छोटे छोटे वो बैठे होते हैं सड़कों पे या ऐसे स्टॉल लगा के, मेरे को उनको देख के बड़ा फील होता है कि मतलब, है ना, ये मेरी फीलिंग्स है। कोई ऐसा भी इंसान होगा जिनको इनको देख के कोई फील नहीं होता होगा, कोई इमोशंस नहीं आते होंगे। तो ये क्रिएटिविटी आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, आपकी फैमिली पे डिपेंड करती है, आपके इमोशन कुछ आपका पिछले संस्कारों से भी होते हैं कि आप कितने इमोशनल पर्सन हो, कितनी आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ है, आप किस तरीके के फील करते हो। ठीक है। हाँ, जो भी आप इमोशनल चीजों पे वर्क करते हो वो आपकी इमोशनल क्रिएटिविटी है। ठीक है। हाँ जी रितु जी। मैम ईक्यू की क्या है मैम? हाँ जी, एक मिनट आप सुनो मेरी बात। ये अभी टॉपिक होगा अफेक्टिव डोमेन का, इसके जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। और एक बार हम टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। हाँ जी, एक बार आप ट्राई करो समझने की, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं ना आपके साथ, मैं बताऊंगी। कोई नहीं, हमारे 3 दिन लग जाएंगे टॉपिक में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम करेंगे तो समझ के करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर आप अपनी एक यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो, मैम आई एम रॉन्ग क्वेश्चन जी, चलो कोई ना, आपसे मैं बाद में पूछती हूँ कि आप रॉन्ग क्यों, आपने ऐसा क्यों बोला है। मेरा मानना ये है कि आप कम करो लेकिन अच्छा करो। अगर एक यूनिट भी होगी तो वो भी अच्छी होनी चाहिए कि उसमें आपको कोई कमी ना आए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, हम लगाएंगे टाइम। या मेरे को चाहे ऐसा भी हो, अगर एक दिन में 2 क्लास भी लेनी पड़े तो हम आपकी 2 क्लास भी देंगे एक ही टॉपिक पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डाउट सबके क्लियर होंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप मेरे को बताना कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। ओके ओके। क्वेश्चन जी, मैं अभी क्वेश्चन मैंने आपका देखा नहीं, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक बार पहले टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं एंड देन मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या पता आप पढ़ाते पढ़ाते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। आपको भी समझ आ गया हो तो बिल्कुल ठीक है, वरना अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे बाद में पूछ लेना। शुरू करते हैं एक बार। हाँ जी, चलो अब शुरू करते हैं। देखो, हमने ना नेक्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन ना आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर आप थिंकिंग, नॉलेज और इस कोर डोमेन के ऊपर आप अपना काम करते हो।
ये मैं अभी डिटेल में तो नहीं करवाऊंगी आपको, बस ऊपर से बता देती हूँ। आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखना इसके पहले जाके, जिन्होंने नहीं देखी होगी। सबसे पहले हम क्या, देखो मैंने क्या बताया था, हर एक डोमेन, हर एक टीचिंग के ऑब्जेक्टिव में आप अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम कर रहे हो या आप अपने अफेक्टिव लेवल पे काम कर रहे हो, साइकोमोटर लेवल पे, हर एक लेवल के ना कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप को फॉलो करना होता है, जिसके बाद आप किसी चीज के अंदर बिल्कुल रिजल्ट ले पाते हो, अच्छा रिजल्ट ले पाते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रिकॉल इंफॉर्मेशन करते हैं, नॉलेज। रिकॉल इंफॉर्मेशन मतलब कि भाई आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो, ठीक है, लर्न करते हो। यहाँ पे पहले आप क्या करते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने का काम करते हो, याद करते हो, समझना याद करते हो। फिर आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप में अब आपने याद कर लिया, अब आप समझने का काम करते हो उस नॉलेज को, जो भी आपने अभी नॉलेज गेन किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेन किया, उसको समझते हो, अंडरस्टैंड करने का काम करते हो। फिर आप उसको प्रैक्टिस में लेके आते हो, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब आप उसको अप्लाई करना सीखते हो। फिर आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि जो आपने नॉलेज गेन की है, जो आपने अंडरस्टैंड किया है, आप उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले, मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, आप क्या करते हो, क्वेश्चन की पूरी 2-3 लाइन की स्टेटमेंट है, पहले आप एक लाइन को समझते हो, फिर दूसरी लाइन पे, फिर तीसरी। आपने क्या किया, पहले तो एक बार ओवरऑल देखा, फिर आपने क्या किया, ओवरऑल देखने के बाद आपने उसको एक एक लाइन में डिवाइड किया। तो इसी का मतलब होता है, एनालाइज का मतलब भी क्या होता है कि आप उसको क्या करते हो, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो। और जब आपने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उस नॉलेज को समझा, ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम। जी मैम आ रही है। ठीक है। जब आपने एनालाइज किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अब आपने पार्ट्स के अंदर समझ लिया, तब आप ओवरऑल क्वेश्चन को देखते हो कि अच्छा इस क्वेश्चन का मतलब ये था। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि आपने जो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, अब उसको आप क्या करते हो, एज अ वोल पूरा देखते हो, पूरा दिखाई देने की कोशिश करते हो। फिर आप क्या करते हो, इवेल्युएशन करते हो। इवेल्युएशन का बाद क्या, इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि आप जज करने की कोशिश करते हो, जजमेंट प्रोवाइड करवाते हो कि आपने जो नॉलेज गेन की है, जो आपने अंडरस्टैंड की है, जो आपने अप्लाई किया है, ठीक है, जो आपने एनालाइज किया, जो आपने सिंथेसिस किया, क्या वो नॉलेज आपकी आपके पर्पस के लिए यूजफुल है कि नहीं है। अब आप जिस भी पर्पस के लिए ये काम कर रहे थे, क्या वो सब उसके लिए वो मटेरियल या वो नॉलेज उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इन्वॉल्व, जजमेंट यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैम इसके एक बार बाद क्या दोबारा कर, बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, इवेल्युएशन का मतलब क्या था, पूरा ही बताना है या इवेल्युएशन बताना है? पूरा एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, ये मैंने बहुत डिटेल में करवाया है आपको, ये प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं डिटेल में करवाने लगी ना, तो कल सिर्फ एक इसी टॉपिक पे मैम एक थोड़ा सा लेक्चर बस, बैठा। थोड़ा सा हाँ जी, बस। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो, आप अपना कोई भी एक टॉपिक उठा लो, आपने कोई एक बुक ओपन की, ठीक है, बुक के अंदर कोई भी एक टॉपिक लिया, पहले तो आप टॉपिक को, अब हम क्या करते हैं, पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। पढ़ा आपने आपने रिकॉल किया किसी इंफॉर्मेशन को, फिर आप क्या करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो। ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है कि आपने उसको समझा कि उसके अंदर बात क्या बोली गई है, ठीक है, आपने वो बात समझ ली। तो आप क्या करते हो, उसको अपनी लाइफ में, अब किसी भी प्रैक्टिस, जरूरी नहीं वो लाइफ में प्रैक्टिस हो, कहीं भी किसी भी तरीके से आप उसको क्या करते हो, प्रैक्टिस करने का काम करते हो, ठीक है। जो आपने नॉलेज को लिया था उसको आप अप्लाई करते हो किसी भी एरिया के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक मैथ का क्वेश्चन था, मैथ के क्वेश्चन की मैंने स्टेटमेंट देखी, अंडरस्टैंड की, और अगर मेरे को वो स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है, मैं उससे सम निकालने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर क्या करते हो, ये तो एग्जाम्पल वैसे मैथ वाला ना अप्रोप्रिएट नहीं है, ये एग्जाम्पल रहने दो, क्योंकि उसमें हम एनालाइज भी करते हैं, सिंथेसिस भी करते हैं, अप्लाई बाद में करते हैं। आप ये एग्जाम्पल मत समझो, आप सिर्फ इतना समझो कि आपके पास कोई भी एक टॉपिक था, आपने उस टॉपिक को पहले क्या किया, रीड किया, देन आप उसका मतलब समझ रहे हो, मतलब समझने के बाद उसको आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। फिर आप क्या करते हो कि अप्लाई करने के बाद आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। एनालाइज का मतलब होता है आप देखते हो, है ना, क्या जो मैंने ये अप्लाई किया, जो प्रैक्टिस में आया है, क्या ये यूजफुल है या नहीं है। अप्लाई करने के लिए आप उसको डिवाइड करते हो पार्ट्स के अंदर। एनालाइज का मतलब होता है डिवाइड करना, किसी भी चीज को छोटा करना। एक बड़ी चीज थी, उसको आपने कुछ पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब उसको आप क्या बनाते हो, पूरा इकट्ठा करते हो,
पूरे एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपने उसको लिख लिया। ये इसी के अंदर एग्जांपल हम ये इधर मैथ वाला दे सकते हैं कि मैथ की कोई भी एक स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट को आपने क्या किया, पढ़ा, फिर आपने क्या किया कि भाई पूरी स्टेटमेंट को आपने पढ़ लिया, फिर आपने क्या किया कि एक पार्ट में डिवाइड किया उसको दूसरे पार्ट में। पहले आपने ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी, फिर आपने ये वाली स्टेटमेंट, फिर ये वाली और फिर ये वाली। अब चारों स्टेटमेंट से मिलके एक क्वेश्चन बना था और चारों के आपने पार्ट्स बना बना के उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की, और फिर आपने ओवरऑल देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है। हमें ये चीज गिवन है, इस लाइन में ये गिवन है, इस लाइन के अंदर ये गिवन है, एंड देन हमने क्या किया, वहां से पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के हमने क्या निकाला, कंक्लूजन निकालने की कोशिश की, निष्कर्ष। हाँ जी, निष्कर्ष निकालने की कोशिश की। सिंथेसिस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप क्या बनाते हो, फिर उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करके फिर आप उसको एक इकट्ठा कर लेते हो, वोल बना लेते हो। एनालिसिस के अंदर हमने पार्ट्स में कन्वर्ट किया, सिंथेसिस के अंदर हमने उसको इकट्ठा किया। इवैल्यूएशन के अंदर क्या किया हमने कि मटेरियल फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। फिर हमने क्या किया, जो हमने चीजें करी है अभी तक सिंथेसिस तक, जो हमने पूरा इकट्ठा किया है, क्या वो हमारे यूजफुल है कि नहीं है। हमारा जो भी पर्पस था उस नॉलेज को इकट्ठा करने का, वो क्या हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, ऐसे हम जजमेंट करते हो, इवैल्यूएट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट जी देखते हैं। मैम। हाँ जी, ये तो 1956 में था। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्लूम्स के ना स्टूडेंट्स आए, ठीक है, उनके स्टूडेंट आए एडरसन और डेविड। इन्होंने क्या किया, इन लेवल्स को ना अरेंज किया। उनको थोड़ी सी गड़बड़ लगी इन लेवल्स में, तो उन्होंने अरेंज किया और अरेंज करके ये लेवल निकाले। आप ये प्रीवियस वीडियो में देखना, आपको समझ आ जाएगा। अभी समझाने लगे तो इसी पे सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब अफेक्टिव डोमेन पे जाती हूँ डायरेक्ट। अब देखो, अफेक्टिव डोमेन समझो। आप सभी को इतना पता है कि मैन ना एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, रैशनल एनिमल है, जिसके अंदर सारी की सारी क्वालिटी। रैशनल एनिमल मतलब क्या है कि भाई वो एनिमल जिसके अंदर सारी क्वालिटीज है, ठीक है, लाइक ह्यूमन क्वालिटीज, लाइक कैसे कैसी कि हमारे अंदर लव है ना, हम एक दूसरे से प्यार करना हम सीखते हैं, सिंपैथी होती है, टॉलरेंस होती है, सहानुभूति रखते हैं किसी के लिए, कोऑपरेशन रखते हैं, हम अपने फेलोज के लिए फीलिंग रखते हैं, सिमिलर थिंग्स हम करते हैं। तो जितने भी इमोशन लेवल पे काम होंगे वो आपके अफेक्टिव डोमेन में आएगा। अफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, फीलिंग, इमोशन। अफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, फीलिंग, इमोशंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इट अफेक्ट आल्सो ट्रीट एट द रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू इन अ फॉर्म ऑफ एटीट्यूड। अब एक मीनिंग तो क्या है अफेक्ट का कि भाई इसके अंदर क्या आता है, फीलिंग्स आती है, इमोशंस आती है। दूसरा क्या बोला है कि अफेक्ट को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हुई आपकी, सोशल हुई, सामाजिक तौर पे हुई, पॉलिटिकल हुई, इकोनॉमिक हुई, उसके उस इशू को लेके आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, आप क्या अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो, कुछ भी। अब पता है क्या हो जाता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लो किसी ने किसी लड़की या लड़के के साथ कुछ गलत किया, ठीक है, तो गलत करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम से उसको क्या पनिशमेंट दे दी कि भाई आपको तो क्या बोलते हैं उस पनिशमेंट को जिसमें फांसी दी जाती है, एग्जैक्ट नाम क्या होगा उसका, फांसी देना, सजाए मौत। हाँ, सजाए मौत। ठीक है, सजाए मौत देती, तो उस पे हर एक पर्सन का, कुछ पर्सन क्या बोलेंगे कि भाई ये तो ना लीगल कत्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीगली कत्ल करना है, हाँ, लीगली मर्डर है तो किसी का। ऐसे आप एकदम से किसी को मौत की सजा नहीं दे सकते। और कोई बोलेगा कि हरे, हाँ जी, अब ये तो अपने अपने पॉइंट है। कोई क्या बोलेगा कि तो मौत की सजा भी कम है ऐसे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ऐसे लोगों को तो ना चौराहे पे खड़ा करके और ऐसा वैसा करके, कोई ये भावना ही रखता है ना। तो हर किसी, अब जो हमने वो फीलिंग शो करी ना किसी भी इशू पे, वो कहाँ से आती है, आपके अफेक्टिव डोमेन से आती है। हर किसी का अपना अपना एक क्या फीलिंग्स, इमोशन, आपके एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली से, आसपास से ही आपकी इमोशनल फीलिंग्स क्रिएट होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो वो भी कल्प्रिट होता है, जो भी वो ऐसी कुछ सिचुएशन करता है, गलत काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसका एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली, उसका आस पड़ोस, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका स्कूल रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक बहुत बड़ा डीप टॉपिक है कि इसका रीजन क्या है
किसी दिन इस रीजन पे एक स्पेशल क्लास करेंगे कि आप भी अपने आसपास वालों को समझा पाओ। आजकल चलो ये तो बहुत डीप बातें हैं, करेंगे किसी दिन। तो मतलब कहने का मतलब क्या था कि हर कोई किसी भी प्रॉब्लम को लेके अपने क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है, एंड वो रिस्पॉन्स अफेक्ट कहलाते हैं। और अफेक्टिव डोमेन के अंदर आपकी यही सब चीजें आ जाती है। ठीक है, तो कोई पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, कोई अपनी फीलिंग्स में फीलिंग को पॉजिटिव तरीके से दिखाता है, कोई नेगेटिव। और ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई हमें वो अगले की पॉजिटिव लग रही है या हमें वो अगले की नेगेटिव लग रही है। ये भी अपने ऊपर डिपेंड है कि मैं इस चीज को पॉजिटिव ले रही हूँ या नेगेटिव। क्या पता अगले के लिए वो पॉजिटिव हो लेकिन मेरे लिए मेरे को वो नेगेटिव लग रही हो। ये भी मेरे इमोशंस पे डिपेंड है, मेरी फीलिंग्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि अफेक्टिव डोमेन पे भी हम अपना काम करते हैं। अब अफेक्टिव डोमेन पे काम करने के स्टेप क्या रहेंगे, आपके स्टेप्स की तरफ चलते हैं हम। देखो ये स्टेप करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। इतना आपको ये बात समझ आती है कि हम जैसे स्कूल में कॉलेज में एक जैसे कोई भी कंपटीशन होते हैं तो सबसे पहले उस कंपटीशन की क्या होती है, अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट होती है, आपने उस कंपटीशन के अनाउंसमेंट को क्या किया, सुना। फिर वो बोलते हैं कि भाई जिन जिन को पार्टिसिपेट करना है ना वो क्या करे, अपना अपना नाम लिखवा दे। ठीक है, तो हमने सुना जिनका मन था उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट कर लिया। अब एक टीम बन गई डांस की, 12 बंदों की टीम बन गई। ठीक है, 12 उसके अंदर स्टूडेंट है जो एक डांस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट किया उन्होंने। लेकिन अब फिर वो क्या करेंगे, इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व मतलब एक दूसरे के साथ स्टेप टू स्टेप क्या करेंगे, मैच करने का ट्राई करेंगे। अब उनमें से कोई एक दो भी ये बोलेगा ना यार ये मैच ना ये सॉरी ये स्टेप क्या है, सही नहीं है, इसकी जगह ना हम ये स्टेप करते हैं। ठीक है ना, ना इसको हम इस तरीके से, कोई ऑर्गेनाइज भी तो करेगा ना, कोई अपनी बातें भी रखेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये करेंगे, इस गाने पे ये अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो डांस के अंदर अपने क्या कर लेते हैं, डांस उनका बिहेवियर बन जाता है एक तरीके से। ये तो हमने ये भी एक स्किल थी, लेकिन हम अब इमोशंस पे काम करते हैं। अब आप एक बात बताओ, हर किसी की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन जरूर आई होगी कि आपकी फ्रेंड, ठीक है, आपकी फैमिली या कोई भी आपका नोन बहुत प्रॉब्लम में होगा। ठीक है, और वो आपसे सोल्यूशन मांगा, आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हो कि भाई तू ऐसा ना कर, तेरे को ये करना है, तेरे लिए ये सही है, अभी तो इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार, छोड़, जिसको जाना है जाने दे। ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाई जाने दे, कोई नहीं, हो गया सब हो गया यार। लेकिन जब तक वो सुनने को, और फिर क्या होता है कि हम ना उसको इतना समझा रहे हैं, इतना समझा लिया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, वो समझने को तैयार ही नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई किसी के मन पे काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, किसी के इमोशंस पे। जब तक वो खुद तैयार नहीं होगा सीखने के लिए तब तक वो सीख ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं तो उसको समझा रही हूँ कि भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसा कर ले, बहुत टाइम से लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। जब उसका मन होगा ना तब भी उसको वो चीज समझ आएगी। तो अपने इमोशंस पे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी चीज को क्या करते हैं, रिसीविंग का मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या है, आप किसी को सुनते हो, पहले सुनने की इच्छा रखते हो। जब तक आप सुनने की इच्छा नहीं रखोगे तब तक आपके अंदर आपके बिहेवियर में चेंज नहीं होगा। अब मान लो आपको कोई ये बोल दे कि भाई एक ना ऐसा सोशल इवेंट होने जा रहा है कोई भी धर्म से रिलेटेड, ठीक है, आप उसके अंदर आओ। तो पहले आप अपने इमोशंस पे आप उसको सुनोगे, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप सुनने की भी कोशिश नहीं करोगे, अब मैं तो नहीं पढ़ना इन चक्करों में ध्यान दूं, मैं तो अपना जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले क्या करते हो, सुनते हो। सुनने के बाद किसी भी चीज को आपने सुना तो आप उसमें अब ये देखते हो कि मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना, ये मेरे को फीलिंग रखनी है कि नहीं रखनी। अब फिर उस पर आप पार्टिसिपेट करते हो कि भाई हाँ मेरे को तो ये चीज सीखनी है, रखनी है, इमोशनल लेवल पे काम कर रहे हैं हम। फिर इमोशनल लेवल पे काम करने के बाद आप उसमें इन्वॉल्व, अब किसी दो बंदों के बीच में बातचीत हो रही है, आपने सुन रहे हो उनकी बातचीत, फिर उनकी बातचीत में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप भी बात करने लगे। वैल्यू रिस्पॉन्ड के बाद आता है वैल्यूइंग। वैल्यू के अंदर आप क्या करते हो कि आपने पार्टिसिपेट किया, अब आप अपने थॉट्स भी वहां पे रख रहे हो कि भाई मेरी तो ये बात है। ठीक है, आपने उसके अंदर सॉरी आप उसके अंदर इन्वॉल्व होना नहीं, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, ये वैल्यू के अंदर ये नहीं आएगा, अपने थॉट्स नहीं आप रखोगे। सबसे पहले आप किसी चीज को सुनते हो, फिर आप क्या करते हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो एज अ मेंबर। आपने सुना, फिर आपने बोला कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, फिर आप उनकी बातों पे इन्वॉल्व होना शुरू करते हो कि हाँ हाँ सही सही बात सही है ना, हंगारे नहीं भरते हैं, सही।
जब तक आप उनकी बात सुन रहे हो तो आप वैल्यू पे हो, लेकिन जब उनकी बात सुनने के बाद अपना पॉइंट रख रहे हो, आप बता रहे हो कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप अपना कोई आइडिया दे रहे हो। ठीक है, फिर आपके अंदर क्या होता है कि फिर आपका क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिर आपके अंदर वो करेक्टराइजेशन आ जाता है, आप एक तरीके से आपके बिहेवियर का वो पार्ट बन जाता है। ऐसे ही तो होता है मोरल वैल्यूज के अंदर। पहले आपको मोरल वैल्यू क्या होती है सिखाई जाती है, नैतिक मूल्य जो आपके बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। फिर आपको बोला कि भाई इनके अंदर पार्टिसिपेट, अब कोई बोल दे जैसे हमारे एनएस कैंप नहीं होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, एनएसएस, है ना, कोई हंगारे भरना। हाँ मैम, वो नेशनल सिक्योरिटी स्कीम वाले कॉलेज के अंदर होते हैं। हाँ हाँ, उसके अंदर हम अब किस चीज पे काम करते हैं, हम आसपास की सफाई करते हैं, है ना, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। वो सब काम किससे रिलेटेड होता है, आपके मोरल वैल्यू से होते हैं। तो पहले आपको मोरल वैल्यू बताई जाती है, फिर आपका अगर मन होता है तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो। पार्टिसिपेट तो कर लिया, अब आपका ना एमएस कैंप का बोला गया कि आप सब बच्चों को आना है। अब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 100 बच्चों ने किया था, ठीक है, अगर 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से कितने 70 बच्चे इन्वॉल्व हुए, 70 बच्चे वहां पे गए, उन्होंने कुछ करना शुरू किया। ठीक है, मान लो पेड़ लगाने का काम था, तो 70 बच्चों ने पेड़ लगाने का काम शुरू किया। लेकिन 70 में से कुछ बच्चों ने बोला कि भाई इस काम को ऐसे नहीं, उन्होंने कुछ आइडिया दिया अपने, भाई किस तरीके से आपको करना चाहिए। अब जब उन्होंने आइडिया दिया तो किसी के अंदर क्या हुआ, बिहेवियर चेंज हुआ। वो उसके खुद के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी और के बिहेवियर में भी चेंज कर सकता है। समझ रहे हो, अब बिहेवियर चेंज हो गया तो उसको समझ आ गया अब कि मेरे को ये काम ना अब आगे से इस तरीके से करना है, अगर मैं इस काम को इस तरीके से करता हूँ तो ये अच्छा होगा। ये सब चीजें इमोशनल लेवल पे हो रही है आपकी, कि आप पहले किसी चीज को सुनते हो, पार्टिसिपेट करोगे आप उसके अंदर, फिर पार्टिसिपेट करने के बाद आप इन्वॉल्व होते हो, फिर कोई चीज अपनी आइडिया देते हो, एंड देन आपका वो बिहेवियर बन जाता है ना। ऐसे आप अपने ये एक एग्जांपल इस तरीके से और समझ लो आप, कि कोई भी आपका दोस्त है प्रॉब्लम में है, आपने उसकी बात को सुना, ठीक है, या उसको कुछ बातें सुनाई, किसी भी तरीके से लगा लो, फिर वो उसने थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना शुरू किया कि हाँ भाई हाँ, फिर वो इन्वॉल्व होता है, कि फिर वो कुछ अपने अपने भाई बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ट्राई करता है कुछ करने का। फिर वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, अपना आइडिया देता है कि भाई ऐसी बात है, ये बात है, तूने ऐसा क्यों किया, ठीक है, और फिर उसकी समझ आती है कि अरे हाँ ठीक, अब उसका वो बिहेवियर बन गया, अब उसने समझ लिया कि भाई हाँ अब ये मेरे बिहेवियर का पार्ट हो गया। अब मेरे को कई बार पता है क्या होता है, एक बात बताओ, हम बहुत सारी चीजें ना अपने किसी लाइफ पे पॉइंट पे आके सीखते हैं। पहले शायद बचपन में हमें इस बात का ना पता हो कि नल, या हम पहले बचपन में क्या करते थे, होली पे बहुत सारा पानी वेस्ट करते थे, ऐसे गुब्बारे मारते थे। मैं तो क्या करती थी, रात को गुब्बारे भर भर के ना बाल्टी के अंदर पानी के अंदर तैयार करके रख लेती, और सुबह जैसे ही कोई भी आता जाता उसके ऊपर ले भाई गुब्बारे, तू भी ले, है ना, ऐसे करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो हमें समझ आया कि नहीं, पानी वेस्ट नहीं करना हमें। अब मैं पानी कोई दूसरा भी वेस्ट करता है तो भी मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो ये मेरी क्या हुआ, इमोशनल लेवल पे मैंने काम किया, क्योंकि यार किसी ने मेरे को कुछ बताया होगा, मैंने पार्टिसिपेट भी किया होगा। ये हम सब इंटरनली करते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता कि हमने इतने सारे स्टेप को फॉलो करके हम अपने किसी भी इमोशनल लेवल पे हमने अपना काम कर लिया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए ना इस पे, मेरे को लगता है कि आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तभी तो बोलते हैं कि किसी के इफेक्टिव लेवल पे जो काम करना है ना, इफेक्टिव लेवल पे आपको जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, वो एक लंबा टाइम लेता है। क्योंकि लंबा टाइम क्यों लेता है, ये डिपेंड करता है उस पर, जब तक वो सीखने की इच्छा नहीं होगी ना उसकी, जब तक वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक उसका बिहेवियर चेंज हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है आपको बात। उसके बाद हम क्या जी मैम। करते हैं, हाँ जी, तो ये तो आपका था अफेक्टिव डोमेन। उसके बाद हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बताती हूँ, आप कोई भी काम, कोई भी एग्जाम्पल अपने मन में ही सोच लो, आप कोई भी एग्जाम्पल, सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी भी चीज के अंदर कोई स्किल से आप पहले नकल करना सीखते हो। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करना। आप नकल किसकी करोगे, जो कोई पर्सन स्किल्ड पर्सन होगा, ठीक है। लर्नर ट्राई टू फॉलो द सेम। अब बच्चे क्या करते हैं, लड़कियों का एग्जांपल देती हूँ, जब उनकी वो अपनी मम्मा उसको अपनी मम्मी को देखती है कि भाई वो किस तरीके से क्या बना रही है, खाना बना रही है, रोटियां कैसे गोल गोल घुमा रही है वो, तो बच्चे भी ऐसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करते हैं। या हम बोलते हैं ना कि भाई अपने पेरेंट्स की कई बार ऐसे ऐसे मिमिक्री करना, नकल करना, तो पहले हम क्या करते हैं, नकल करते हैं।
नकल किया भाई, मैंने रोटी गोल बनाना तो सीख लिया। अब मैंने उसके अंदर ना अलग अलग तरीके बोले कि मैन्युपुलेशन करना कि आपने नकल किया, अब आप उसके अंदर ना कुछ कुछ ट्राई करते हो अलग अलग करने की, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ। कैसे करते थे, अगर मान लो गोल रोटी ना बने तो एक किसी ने प्लेट रख दी, ठीक है, प्लेट को चारों तरफ ऐसे दबाया और उससे काट लिया और गोल रोटी बन गई। फिर किसी ने क्या किया कि भाई मेरे को तो रोटी ना दिल शेप में बनानी है, हार्ट शेप में, तो मैंने हार्ट बनाया। हार्ट ऐसे मैं क्या कर रही हूँ उसके अंदर, पहले मैंने नकल करना सीखा, नकल से मैंने किसी चीज को सीखा, फिर मैंने उसके अंदर कुछ ट्राई किया चेंज करने की, ठीक है, मैन्युपुलेट करने की। और लर्नर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, वो किसी भी मशीनरी पे, किसी भी इक्विपमेंट पे करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, प्रिसीशन मतलब एक्यूरेसी करते हैं वो। अब जब मैंने ये हार्ट शेप रोटी बनाना सीखा तो मैंने इसके अंदर ना एक एक्यूरेसी कर ली। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि भाई परफेक्ट होगी मैं उस काम के अंदर, क्या होगी, परफेक्ट। अब इससे ज्यादा परफेक्ट मतलब मैंने अच्छे से सीख लिया उसको बनाना, एक्यूरेट हो जाता है आपका। एक्यूरेसी इज परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट इंक्रीजिंग विद द प्रैक्टिस। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं क्या होती जाऊंगी, एक्यूरेसी। अब मान लो कभी किचन में ना गया हो और उसको कोई काम बोल दे करने के लिए, तो वो कर तो देगा, आजकल हर कोई यूट्यूब से देख के कर देता है, लेकिन कितना टाइम लगेगा। और अगर यही काम हमारी मम्मी को करना पड़े तो भाई वो तो फटाफट कर देती है, 5 मिनट नहीं लगता उनको करने में। और फिर मैं बोलती हूँ कि मम्मी आपने इतनी जल्दी कर लिया है, मुझसे तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में। तो वो कहाँ से आई, उनकी स्पीड कहाँ से बढ़ी, वो प्रैक्टिस से ही तो बढ़ी, प्रैक्टिस करने से ही तो उनके अंदर ऐसी एक्यूरेसी आई। अब एक्यूरेसी के बाद आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन के अंदर क्या होता है कि भाई आप ना एक डिजायर लेवल तक आ जाते हो। कि डिजायर लेवल का मतलब क्या है कि एक हाई लेवल पे आ गए, भाई इससे ज्यादा आप क्या करोगे, ठीक है। अब मैंने दिल की शेप बनाने की रोटी तो सीख ली, अब दिल की शेप में मैं और ज्यादा एनहेंस क्या करूंगी, मतलब मैं बिल्कुल अपने जो अपनी स्किल थी उसके हाई लेवल पे आ चुकी हूँ, और जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के थ्रू क्या किया है, इफेक्टिव बनाया है। फिर आप क्या करते हो, अब वो आपकी नेचुरलाइजेशन बन जाते हैं, अब आपके नेचर के अंदर आ गई, आपके अंदर वो स्किल डेवलप होगी। अब आप कहीं भी जाओगे तो आपको ना तो नकल करने की जरूरत किसी की, ना देखने की, आप डायरेक्ट जाके बना दोगे, कर दोगे जो भी आपको करना है डायरेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, स्किल इज इंटरनलाइज्ड, मतलब आपके अंदर वो स्किल अब आ चुकी है, आपने अपने अंदर अडेप्ट कर लिया उसको, ठीक है, अडेप्ट किया आपने, ठीक है, मॉडिफाई भी कर लिया, डिजाइन कर लिया न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स। ऐसे ही तो होता है, हम कोई भी जब टेक्निक सीखते हैं ना, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो पहले क्या होता है, पहले नकल करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके अंदर एक्यूरेसी लेके आते हैं, परफेक्टनेस लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं उस परफेक्टनेस में भी हाई लेवल लेके आते हैं कि भाई इससे ज्यादा परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। अब आप एक किसी भी पाउडर को, किसी भी सॉलिड चीज को, ठोस वस्तु को पाउडर में कन्वर्ट करते हो, बारीक से बारीक कर दिया, अब एक लेवल आएगा ना उसका बारीक होने का भी, कि भाई इससे ज्यादा बारीक तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगी, फिर आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाती है कि बस अब आप, अगर कई लोग ऐसे होते हैं ना आंख बंद करके भी काम कर देते हैं, आंख बंद करके भी टाइपिंग कर देंगे, क्योंकि अब वो उनके अंदर नेचुरलाइजेशन हो गया, वो स्किल्स उनके अंदर आ चुकी है। समझ आई आपको ये बात। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक, वो पॉइंट ये है, ये जो सारी चीजें होती है ना कोग्निटिव डोमेन पे, अफेक्टिव डोमेन पे, साइकोमोटर डोमेन पे, ये सारी ना एक साथ चलती है। अब ये नहीं होता कि आप पहले अपने कोग्निटिव लेवल पे काम करोगे, फिर अफेक्टिव लेवल पे, फिर साइकोमोटर पे, नहीं, सब चीजें एक साथ चलती है कि भाई मैं अपने कोग्निटिव लेवल पे भी साथ में अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी काम कर रही हूँ, मेरे अंदर इमोशंस भी है, मेरे अंदर स्किल्स भी है। स्किल्स नहीं होगी तो मेरी लाइफ भी पॉसिबल नहीं, इफेक्टिव डोमेन होगा नहीं होगा तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी, सर्वाइव भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट है, द थ्री टाइप ऑफ लर्निंग आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि दो चीजें अलग अलग हो, मतलब अगर मान लो या तो मैं घर के बाहर हो सकती हूँ या मैं घर के अंदर, मैं दोनों एक चीज साथ साथ तो नहीं कर सकती, मैं घर के बाहर भी हूँ घर के अंदर भी हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है कि आप एक जगह पे ही हो सकते हो, आप एक दो दो जगह पे एक साथ नहीं हो सकते। और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब कि भाई ये तीनों चीजें साथ साथ चलती है आपकी, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। बस डिफरेंस किया गया है, इनको डिफरेंशिएशन किया गया है किस बेस पे, इनके बिहेवियर आउटकम्स के बेस पे, कि इसकी आउटकम कुछ और होती है, इसकी आउटकम कुछ और है, और इसकी आउटकम क्या है, कुछ और आती है। तो ये आपके क्या थे, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव थे।
समझ आई आपको बात? एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेती हूँ आगे कुछ है तो नहीं। आगे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आगे। तो ये थे आपके क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। मैं एक बार स्क्रीन ऑन करती हूँ एंड देन आपसे पूछती हूँ। हाँ जी, एक मिनट रुको। तो ओवरऑल थोड़ा सा रिवाइज कर दे फटाफट, 5 मिनट बाद आपकी क्लास भी है ना। और आप सब पहले मेरे को फटाफट मैसेज भी करें जिसको टॉपिक समझ आया है नहीं आया, फटाफट बताएं कि क्या था। कोग्निटिव डोमेन पे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम काम करते हैं, अफेक्टिव डोमेन पे हम फीलिंग्स पे काम करते हैं, और साइकोमोटर डोमेन पे हम अपनी स्किल्स पे काम करते हैं। और उनको काम करने के हर एक के स्टेप होते हैं, तो स्टेप को फॉलो करने के बाद ही हम उस लेवल तक आ पाते हैं। ठीक है, स्किल्स के स्टेप तो शायद हमें इंडिविजुअल भी दिखते होंगे कि पहले मैंने नकल करना सीखा फिर मैं चेंज करना, लेकिन इमोशंस के स्टेप ऐसे होते हैं कि जो हम खुद से एनालाइज नहीं कर पाते कि हम पहले किस स्टेज पे है, फिर किस पे है, फिर किस पे। ये डायरेक्ट हमें बस दिखाई देता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी आ गई, मेरे अंदर ये इमोशन आ चुका है। ठीक है, चलो अब मेरे को फटाफट मैसेज करके बताएं, या कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताएं क्या दिक्कत है। आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है आप सभी को? जी जी मैम आ रही है। हाँ जी हाँ जी, मैम प्रिसीजन और समझ आया टॉपिक? हाँ जी बताना, बोलना। प्रिसीजन और आर्टिकुलेशन के बीच में डिफरेंस बता दो। मैम प्रिसीजन में लिखा था कि प्रैक्टिस के साथ हमारी एक्यूरेसी आ जाती है, और हाँ, आर्टिकुलेशन में था कि हम लोग बिल्कुल उसका अपने। भी हाई लेवल, उस चीज का भी हाई लेवल। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है। हाँ वो ही बोलते हैं ना, एक मैक्सिमम लेवल तक आ चुके हैं, अब इससे ज्यादा होगा ही क्या उसके अंदर। वही जैसे पाउडर वाला एग्जांपल है कि आपने किसी चीज का पाउडर बना दिया, कितना बारीक पाउडर आप बनाओगे, एक लेवल आपने अचीव कर लिया। अब यस यही है मैम। ना यूजीसी नेट। अब एक बात बताओ, यूजीसी नेट के अंदर जेआरएफ के अंदर आपने यूजीसी नेट किया, पेपर नेट क्लियर कर दिया, जेआरएफ आ गया, वो तो हो गया आपकी एक्यूरेसी। और उस अगर एक्यूरेसी के अंदर भी आपने जेआरएफ के अंदर भी फर्स्ट रैंक आ गई, यस ठीक मैम। है, फर्स्ट रैंक के बाद होगा ही क्या? फर्स्ट रैंक के बाद क्या होता है भाई, फर्स्ट रैंक आ गई ना, तो वहां पे आपका हो गया कि भाई आप आगे आ चुके हैं, ये हाई लेवल हो गया। अब इससे ज्यादा क्या होगा? थैंक यू मैम। फर्स्ट लेवल से भी कुछ ऊपर होता तो हम करते जरूर। ठीक है, ठीक है मैम। थोड़ा ना, हाँ टाइम ज्यादा हमने स्टार्टिंग में लाइव क्लास ज्वाइन होने में थोड़ा सा लगता है, वरना हम पूछ लेते हैं। हाँ जी, कोई और? आपको क्या करना है, कल ये पढ़ के आना है बिल्कुल, कल लास्ट दिन लगेगा शायद मेरे अकॉर्डिंग। कोई डाउट हुआ तो हम कल बिल्कुल, चाहे कल का दिन भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर पे कल का लास्ट डे होगा आपका। और यही चैप्टर सबसे बड़ा था, बाकी सारे चैप्टर छोटे, इतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रही है।